ओके। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2021 की, और हमने पूरा 2021 का पेपर ख़त्म कर लिया था। आज हम देखेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने की और साथ ही साथ एनालाइज करने की। देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द मुगल इंडिया, यानी कि मुगल पीरियड इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मुगल दे रखा है तो आगे अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया होगा, यानी थीम रिपीट हो रही है एक ही आपके पेपर में। मुगल्स के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं दिया, मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक पेपर में ही दिया, तो इसका मतलब है मुगल वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार और जमींदार में क्या डिफरेंस है? तो पहली बात तो ये है कि अगर मुगल पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो जागीरदार और जमींदार कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। जागीरदार वर द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार वर होल्डर्स ऑफ रिवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन द रिवेन्यू कलेक्शन। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट दे रखा, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रिवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों के लिए पढ़ दूं, तो हिंदी में क्या बोल रखा है? जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, और जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे, और उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर कोई दूसरे दायित्व की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। ठीक है। तो ये हमको पता है कि जो आपके जागीरदार थे वो क्या थे, जागीरदारी किस में दी जाती थी? जब अकबर के टाइम पे ये चीज़ें शुरू हुई थी मुगल पीरियड में, तो वहाँ पे क्या होता था कि तुम्हें अपनी सर्विस के बदले दी जाती थी, कि तुम सेना में हो तो तुम्हें पैसे नहीं दिए जा रहे, बल्कि तुम्हें जागीरदार दी जा रही है, जहाँ पर तुम्हें जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी भी है। बट उनको लैंड असाइनमेंट का वो नहीं था ये, ठीक है, ये नहीं था, ये उनको अपनी ड्यूटी के बदले मिल रहा था। और ज़मींदारों को क्या था? ज़मींदार लैंड होल्डर्स थे, उनको रिवेन्यू राइट था। ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या है? लैंड असाइनमेंट, जागीरदारों की लैंड असाइनमेंट हेरिडिटरी नहीं थी। अगर वो उनको सर्विस के बदले मिल रही है, तो जो सर्विस करेगा उसी को तो मिलेगा, तो वो हेरिडिटरी कैसे हो गई? ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और रिवेन्यू राइट्स थे वो हेरिडिटरी होते थे, क्योंकि जमींदारी जो थी वो आपकी हेरिडिटरी थी, तो उस पर रिवेन्यू राइट भी हेरिडिटरी होंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सपोज करो कि आपको बिल्कुल मतलब वो चीज़ है कि हमें नहीं आता, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं कहीं ना आपको आइडिया लग जाता है कि यार चीज़ें क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको बोला है उन्होंने दो चीज़ों के बारे में, दो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, जागीरदार जमींदारों को उन्होंने कंपेयर किया है, बेहरेज लगाया है। तो पीछे हमने यही चीज़ें पढ़ी है। अगर दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिनको कि यूपीएससी ने कंपेयर किया है, अगर वो जुड़े हैं एंड से, बट से, वेयर से, एज वेल एज से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहाँ पे क्या होते हैं आपके जो यूपीएससी में क्या होता है, स्वाइप करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो मे भी ये गलत हो सकता है। तो ये ऑलरेडी गलत है, अभी तो पता ही है कि गलत है। वही हाल इसका है। अभी यहाँ पे भी दोनों को कंपेयर किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसकी है? तो ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये बहुत ईजी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देख लो, जैसे 2022 में उसने आईएमएफ से क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा था, जिसमें उन्होंने रैपिड फाइनेंसिंग स्कीम दे रखी थी कि वो क्या होती है। तो जो आपके पीवाईक्यूज है ना, उनका एक एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको बताता है कि यूपीएससी की कौन कौन सी थीम है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में भी ये चीज़ होती है। और साथ ही साथ आपको उन सारी थीम्स को जो है वो प्रिपेयर करते जाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये अगर वर्ल्ड बैंक आपकी रिपोर्ट निकाल रहा है तो कौन सी निकाल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और रिपोर्ट निकाल रहा है तो कौन सी निकाल रहा है, आईएमएफ के क्या फंक्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक के क्या फंक्शन हैं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है। सबसे पहले, सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स पे थे, इंडिविजुअल्स पे नहीं थे। ओके, ठीक है। दूसरा क्या है, मेजर एम क्या था उसका, कि एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड की जाए लैंडलेस को। आई थिंक यही था। ठीक है, सबने पढ़ा है लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, फिर भी और कैसे एलिमिनेट होती हैं चीज़ें वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। जब लैंड रिफॉर्म्स आए थे 1951, यानी आज़ादी के तुरंत बाद, तो आज़ादी के तुरंत बाद आप क्या करोगे? कैश क्रॉप उगाओगे, खाने तक के लाले पड़े थे, तुम कैसे कैश क्रॉप उगाओगे? गई
लैंड रिफॉर्म्स परमिट नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट तो ऑब्वियस सी बात थी, तो ठीक है, तो ये एग्जेम्पशन क्यों मिलेगी भाई? जब तक सीलिंग लिमिट नहीं लगाओगे तब तक आप लोगों से छीनोगे कैसे? ये भी गया। सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल। दो स्टेटमेंट है, फिर से कनेक्ट उनको कर रखा है, तो वो इंडिविजुअल पे होंगे, फैमिली पे नहीं होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट गई। तो बची कौन सी आपकी? स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। एनालाइज करते हुए हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि हमारा ऑप्शन ठीक है, आपको पता है कि मेरा ये आंसर है, वेल एंड गुड। उसके बाद ये चीज़ ज़रूर देखें कि जो आंसर नहीं है वो क्यों नहीं है, उससे ऐसे क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं, या क्या टिप्स या क्या ट्रिक्स आपके निकल के आ रहे हैं जो आप फर्दर क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे? आने वाले क्वेश्चंस में ही देख लेंगे इसको, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 1813। अब ये भी आपका स्टैटिक है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप पढ़ते हो हिस्ट्री तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़ें करते हो। चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ठीक है, ठीक है, आपका ये एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद क्या है? इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है। रिवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये नहीं है, वो महारानी वाली जब डिक्लेरेशन आई ही नहीं है, तो ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ओके, इसका मतलब ये है कि अब आपको 1813 के और भी प्रोविज़न पता होने चाहिए, जैसे कि मान लो आपने जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए उस टाइम पे 1 लाख रुपए दिए थे, मिशनरीज़ को अपना धर्म फैलाने की परमिशन दी थी, एंड सो ऑन। और उसके बाद जो है आपका अब जो आपका ऑप्शन आ जाता है दूसरा, अ, ये रिवेन्यू ऑफ इंडिया वाला जो कंट्रोल हुआ, तो ये कब से हुआ था? 1850 एक्ट। मतलब इस तरीके के सारे एक्ट अब यूपीएससी कह रहा है कि इन सबको करो, और यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2022 में भी आई थिंक 2022 का ही वो क्वेश्चन था जिसमें यूपीएससी ने पूछा था, वो दिया था कि 1935 के एक्ट में जो है आपको रिजर्व कर दी थी कुछ सीटें वुमेंस के लिए वहाँ के लेजिस्लेचर में, और 1919 के एक्ट से जो है वुमेंस को पावर दी गई थी टू वोट, और वो भी वो अबव 21 ईयर्स वाली, ठीक है। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें क्या बोला है? स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बोल रहा है। अब क्वेश्चन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है स्वदेशी मूवमेंट, जो इंडिया की मूवमेंट थी, ठीक है, जहाँ से शुरू होता है। तो देखो, उसके बारे में ना पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सही होंगी। अगर आपको नहीं भी पता कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, तो देखो पॉजिटिव क्या, स्वदेशी का मतलब क्या है कि आप अपने देश की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें अगर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन भी आते हैं, तो वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देने होते हैं, जो कि आपकी अपनी खुद की जो देसी चीज़ें होती है, अगर बिल्कुल हिंदी में बोला जाए, प्योर हिंदी में, या खुद की अपनी जो नेशनलाइज चीज़ें होती है उसको हम प्रमोट करें। जैसे आज के टाइम पे हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है? इट कंट्रीब्यूट टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिशन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, रिवाइव कर रहे हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, करेक्ट है। द एनसीई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश। तो की गई होगी नेशनल काउंसिल एजुकेशन के लिए, की होगी भाई, अपनी भाषा में आप एजुकेशन देने की प्रमोट करोगे, तो ये भी क्या है? स्वदेशी को प्रमोट कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी स्वदेशी को प्रमोट कर रही है, चाहे आपने इंडिजिनस क्राफ्ट्स को रिवाइव किया, चाहे आपने नेशनल एजुकेशन लेके आए, तो दोनों ही चीज़ें स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में देनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले ना क्वेश्चन नंबर 7 देखना जरूरी है, ठीक है। बट पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मूवमेंट है और उनके लीडर पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अनटचेबिलिटी लीग है, महात्मा गांधी, करेक्ट है। और किसान सभा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, करेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, रामास्वामी नायकर, करेक्ट है, ठीक है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद नहीं पता, कोई बात नहीं, आप पता कर लो, ठीक है, आप पता हो जाएंगी। अगर आपको पता है 1 और 2 भी आपका करेक्ट है, तो सीधी बात है, ये वाले ऑप्शन तो चले ही जाते हैं, आपके बच्चे जाते हैं 2 ऑप्शन। अब 2019 वाले पेपर में ना हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े अलग हैं। अगर आप जाओगे 2020-21 उससे आगे के क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो वो कैसे अलग है वो देखेंगे अभी, ठीक है। मज़ेदार बात है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। हड़प्पन साइट नहीं है। चनहुदड़ो आपको पता है फैक्ट्री साइट है, कोट दीजिए आपको पता है देसलपुर है, सहगोरा है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो, अगर आपको ये भी नहीं पता कि सहगोरा और देसलपुर में से क्या है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने में कैसे हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्ट्रक्चर इंस्क्रिप्शन इन राइनो अशोका मेंशन विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन में है जहाँ पे राइनो अशोका है? यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन दिख रहा है, सैगोरा। सैगोरा इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट सैगोरा यहाँ पे दिया हुआ है उसने, और ये क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शन बता रहा है यहाँ पे कि सैगोरा अशोकन इंस्क्रिप्शन से रिलेट है। यहाँ पे सैगोरा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब, और पूछा क्या, नोट हड़प्पा साइट, इसका मतलब क्या है, सैगोरा इज नोट अ हड़प्पा साइट। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 ने आपका क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी सोल्व कर दिया, अगर आपने थोड़ा दिमाग वहाँ पे लगा लिया होता तो, अगर आपने एक एक ऑप्शन को ढंग से पढ़ा होता तो। इसलिए भी सम टाइम ऑप्शंस आपके दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब देख लो, चन्हुदड़ो कहाँ पे है, कोटदीजी कहाँ पे है, देसलपुर कहाँ पे है, उसके एक्सकावेशन से कौन कौन रिलेट करता है, किस रिवर पे है, किस स्टेट में है, ठीक है, कहाँ क्या मिला है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अब इसका आंसर क्या है कि कहाँ पे है राइनो अशोका, सबको पता है, कंगनहल्ली कर्नाटका। अब देख लो कहाँ पे है, सांची कहाँ पे है, शहबाजगढ़ी कहाँ पे है, सैगोरा कहाँ पे है, और उन पे और क्या क्या मिले हैं, या कौन सा जो इनकी इंस्क्रिप्शन है, अब ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, खरोष्टी लिपि है, अरमाइक लिपि है, क्या है, मतलब ब्राह्मी लिपि है, सॉरी, तो ये कहाँ पे हैं वो, और कौन सी लिपि में है, अब ये पता होना चाहिए, और क्या क्या ये बता रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अब उसने पूछा है कि फीचर पूछा महायान बुद्धिज्म के, क्या है महायान बुद्धिज्म, यानी बुद्धा को इसने पूरा का मतलब महा का मतलब है उसका डेफिकेशन कर दिया, यानी मूर्ति पूजा आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं हिंदी में डेफिकेशन का मतलब पढ़ूँ, देवतोरोपण, मतलब देवता बना दिया उसको। और देखो तीसरा क्या कह रहा है कि वो मूर्ति उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब देवता है तो मूर्ति उपासना होगी, तो पहला और तीसरा तो जाएगा ही जाएगा। अगर दूसरा नहीं पता आपको जा रहा है तो पहला तीसरा जा रहा है, तो आपका आंसर आंसर क्या हो गया, सीधा 1 2 एंड 3, ठीक है, समझ में आ गया। यानी अब अगर मान लो आपको पता है कि वो बोधिसत्व का पार्ट है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो अब देख लो कि महायान बुद्ध बोधिसत्व किसका है, महायान बुद्धिज्म का है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अब महायान बुद्धिज्म पूछा तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछता है, महायान भी हीनयान भी, दोनों में पता होना चाहिए डिफरेंस वगैरह क्या है इनकी प्रीचिंग वगैरह में। अब देखो, विद रेफरेंस टू द फोर्स लेबर विष्टि की वो बात कर रहा है गुप्ता पीरियड में, ठीक है, तो क्या है, इट वाज कंसिडर ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फॉर द स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, ठीक है, ठीक लग रहा है। इट वाज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश काठियावाड़ रीजन इन गुप्ता एम्पायर, जब वो गुप्ता एम्पायर में है तो यहाँ पे टोटली एब्सेंट कैसे होगा, कहीं तो होता ही होगा, ठीक है, ये गलत होगी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। द फोर्स लेबर वाज एंटाइटल टू वीकली वेजेस। अब देखो ये स्टेटमेंट कितनी वो है कि मतलब उस टाइम पे भी बच्चों ने इसको ठीक किया था, बट कितनी एब्सर्ड स्टेटमेंट है। अगर वो फोर्स लेबर है तो वो वीकली वेजेस क्यों देगा, अगर मैं फोर्सफुली किसी से काम करा रही हूँ तो जब मैंने फोर्स अपना ही लिया तो मैं वेज क्यों दूंगी, अगर मैं उसको वेजेस दे रही हूँ तो वो फोर्स लेबर नहीं हुई, फिर तो उसको उसकी लेबर के लिए पे किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, गलत हो गई। एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज अ फोर्स्ड लेबरर, तो फोर्स लेबरर को में एल्डेस्ट सन भेजा जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं था, इसका मतलब क्या है, एक तरीके का टैक्स है जो स्टेट आपसे टाइम टू टाइम वसूल करता है, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बिल्डिंग कल्याण मंडपा वाज ए नोटेबल फीचर, उसका है, तो कल्याण मंडपा। अब की बार क्या है कि जिस तरीके से प्रमोशन चल रहा है, आपके टेम्पल्स का प्रमोशन चल रहा है, अभी हिमाचल प्रदेश में प्रमोट कर रहे हैं, अभी दुबई गए थे मोदी जी प्रमोट करने, तो किस किस टेम्पल की क्या विशेषता है, कितनी तरीके की शैली है आपकी टेम्पल्स की, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो कल्याण मंडपा, अब इसका फीचर पता होना चाहिए, कल्याण मंडपा में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर आपको पता है तो ठीक है, लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस को मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, बट अगर आपने PYQs किए हैं तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आप PYQs करोगे तो मोस्टली क्या होता है, विजयनगर एम्पायर से जो स्टेटमेंट दी होती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स में, वो स्टेटमेंट हमेशा ठीक होती है। यानी विजयनगर एम्पायर जो होता है, PYQs बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर की जो थीम है वो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको चुनना भी तो आप किस पे जाओगे, विजयनगर एम्पायर पे जाओगे, ठीक है। अब पता होना चाहिए कल्याण मंडप किसका है, विजयनगर एम्पायर का है, क्या खूबियाँ होती है कल्याण मंडपा की, या इन सब के जो भी मंडपास हैं उनको क्या बोला जाता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोला इसमें। सबसे पहले महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंट इन अबॉलिशन द सिस्टम ऑफ द इंटेंडेड लेबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 14 और क्वेश्चन नंबर आपका
सिक्स्थ भी एक दूसरे से रिलेट करता है। देखो सिक्स्थ में उसने क्या बोला है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग किसकी है, महात्मा गांधी की। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए उसने ये बनाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे थे हम, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटेंजर्ड लेबर। अगर मैं इसको हिंदी में आपके लिए पढ़ दूँ, गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलक थे यानी लेबर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे अनटचेबिलिटी महात्मा गांधी ने है, अगर आपको नहीं पता थे या नहीं थे, बट वहाँ पे आपने देख लिया अनटचेबिलिटी लीग से रिलेट करते हैं महात्मा गांधी, तो यहाँ पे उनके लिए काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेटमेंट वन इज योर करेक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियन फॉर द, ये कहाँ कब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आपके 1970 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, महात्मा गांधी ने सपोर्ट नहीं किया था, डिड नॉट सपोर्ट तो किया होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि उनको शामिल किया जाए। तीसरा कहता है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर, ठीक है। अब इस तरीके के स्टेटमेंट में क्या है, देखो कि क्या है, आपको यूपीएससी बिल्कुल भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए, कॉलोनियल रूलर्स के बारे में वो पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं देगा। वो आपसे नहीं बताएगा कि इसके ये फ़ायदे थे, ये फ़ायदे थे, ये फ़ायदे थे, नहीं बताएगा। वो आपसे क्या बताएगा, वो आपको बताएगा उनके क्या नुकसान थे और हमने जो भी मूवमेंट्स की या हमारे लोगों ने जो भी किया, क्या विशेषताएं थी, उन्होंने क्या अच्छे काम किए। तो देखो अगर आपने लो तोड़ा है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको बैन कर देगा। अगर आपको आइडिया नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कि वो कह रहा है कि वो उसको बैन कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है, तो वो प्रमोट तो करने वाली है नहीं कि आप उसके खिलाफ आंदोलन करो वो आपको प्रमोट करेगी। इसका मतलब थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ से ये चीज़ें भी समझनी जैसी होती हैं कि आपको ये चीज़ें क्वेश्चन पर डिपेंड करता है और देखने पर डिपेंड करता है कि यूपीएससी आपसे पूछ रहा है। स्वदेशी मूवमेंट पूछा, आपने क्या चीज़ नोट की, आपने नोट की वहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट नोट की, स्वदेशी है इसका मतलब अपने खुद को प्रमोट करना है हमें, तो जो जो स्टेटमेंट आ रही हैं प्रमोट कर रही है नेशनलाइजेशन को, नेशनल चीज़ों को, वो आप ठीक करते जाओगे। अगर पूछ रहा है कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में, तो अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो गलत करोगे, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो ठीक करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन चार्ज ऑफ द रिवेन्यू कलेक्शन वाज आमिल बोला जाता था, ठीक है। इक्ता सिस्टम ऑफ द सुल्ताना ऑफ दिल्ली वाज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। अब एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन में अगर आप बात करो कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, आपने वैदिक पीरियड पढ़ा है, आपने मौर्य पीरियड पढ़ा है, गुप्ता पीरियड पढ़ा है, क्या हमने कभी भी इक्ता सिस्टम देखा है लैंड वाला? हमने तो नहीं देखा। नहीं देखा तो भाई समटाइम क्या होता है, आपको अपनी नॉलेज पे भी भरोसा होना चाहिए। गलत गलत, बचा क्या, 1 और 3 ओनली। थर्ड कहता है मीर बख्शी का ऑफिस जो है वो किसके टाइम पे आया, खलजी डायन सुल्तान के टाइम पे आया। फैक्ट है, अगर किसी और के टाइम पे भी आया होगा तो अब ये भी देखने में ये भी फैक्ट है। पर आपको पता हो कि मीर बख्शी का टाइम, अगर किसी ने अकबर पढ़ा है तो पता होगा कि मीर बख्शी का जो मतलब ऑफिस था वो किसके टाइम पे आया था, तो वो अकबर के टाइम पे आया था। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि दिल्ली सल्तनत में रिवेन्यू ऑफिसर जो कलेक्ट करते थे उसको क्या बोला जाता था, अमीन। अब यूपीएससी आपसे ऐसी भी स्टेटमेंट दे सकता है कि आपके मिडाइवल पीरियड में अमील किसके रूप में जाना जाता था, तो एज अ रिवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर ऐसे भी स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर रखो। अब इससे पता होना चाहिए मीर बख्शी कहाँ पे आया था, आपको पता होना चाहिए ये किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे। मीर बख्शी था क्या, क्या काम था, ये सब अब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इक्ता प्रणाली दी है तो इक्ता प्रणाली अगली बार वो आपसे इक्ता सिस्टम की डिटेल दे सकता है कि इक्ता सिस्टम किससे रिलेटेड था, क्या प्रोसीजर था, क्या प्रोसीजर नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 13, संत निम्बारका वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। फैक्ट है। कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सरहिंदी से इन्फ्लुएंस करता था, ठीक है। देखो संत निम्बारका वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। क्या अकबर के टाइम पे आप किसी संत निम्बारका के बारे में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब क्या है, गलत है, ये कंटेम्प्रेरी नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप देखने जाओगे तो अकबर आप 15th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, निम्बारका जी आपके 13th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो दोनों ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद संत कबीर इन्फ्लुएंस थे, तो ये भी गलत है। अहमद सर हिंदी वाली नहीं पढ़ी, संत कबीर उनसे इन्फ्लुएंस नहीं थे, नीदर 1 नीदर 2, ठीक है। अब दोनों पता होना चाहिए संत कबीर किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, अहमद सर हिंदी थे तो वो किसके टाइम पे थे, अकबर के टाइम पे थे। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें देखने वाली बात है, यानी मुगल से रिलेट करते थे, ठीक है। उसके बाद है आपको नेशनल मूवमेंट पूछिए और पेयर पूछे। अब देखो इसमें क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन है, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी ये आना चाहिए। नियोगी जी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ी है ये भी पता होना चाहिए, मेंबर हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है पीसी जोशी हैं आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये। अब दूसरा देखने वाली ये भी बात है इसमें
चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस बारे में। आगे प्रूफ भी तो होना चाहिए ना दिखाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे क्या कहा है, नॉट करेक्ट है, इसको हाईलाइट कर लो, इसको दे रखा है नॉट करेक्ट, ठीक है। तानसेन टाइटल गिवन बाय द एम्परर अकबर, फैक्ट है, अकबर ने ना दे के किसी और ने दिया हो तो, और वैसे दिया भी किसी और नहीं है, ठीक है, ये तो हमें पता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। बट फिर भी अब देखो आगे क्या है। अब समटाइम ना क्वेश्चन फिर वही बात है कि क्वेश्चन आपको कैसे बता देता है कि मतलब मैं गलत हूँ मैं सही हूँ। कह रहा है गलत बताना है ना, यहाँ आपको ठीक ढूंढना है। तानसेन ने बहुत सारे राग इन्वेंट किए, हमें पता है तानसेन गाने के बजाने के लिए जाना चाहता था, ठीक है, ओके, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, इसका मतलब या तो आंसर नहीं होगा। तानसेन ने कंपोज किए सॉन्ग ऑन हिज पैटर्न, सॉन्ग कंपोज किए, जब राग बनाए तो गाने भी लिखे हैं, ठीक है। तानसेन ने कंपोज किया ध्रुपद राग, ये सबको पता है, ध्रुपद राग किया हिंदू गॉड और गॉडेस के लिए। और उसके बाद क्या है कि अब क्या चीज़ है, एक क्वेश्चन ये भी था कि ध्रुपद राग सबसे पुराना राग है, तो वो किस वेदा में मिलता है, जैसे साम वेद में मिलता है। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर वो ध्रुपद राग कर रहा है इसका मतलब वो कहाँ पे है, सामवेदा में। इसका मतलब है चाहे आपसे ये पूछा जाए ध्रुपद राग कौन से वेद में है, सामवेद, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे प्राचीन राग है वो कौन से वेद में है, ध्रुव, वो तब भी सामवेद होता है। या सामवेद से ही कोई स्टेटमेंट बना के दे दी कि ध्रुपद राग जो है आपका आयुर्वेदा में है, ये ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, इस तरीके से चीज़ें अगर आपको दे दी, ठीक है, तो वो भी चीज़ें हैं। आई थिंक सामवेद, सामवेद, सामवेद ही आई थिंक, सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद ही है शायद, पर फिर भी देख लेंगे एक बार इसको, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें देखनी है आपको क्या चीज़ है। अब अटल इनोवेशन मिशन किसका है, तो नीति आयोग का है, ओके ठीक है। उस टाइम पे अटल मिशन चल रहा था तो पता होना चाहिए आपको। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम द इलस्ट्रेशन मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम इंडिविजुअल, यहाँ भी देखो अकबर, बात अकबर की नहीं है, बात है मुगल एम्परर की। यहाँ भी पूछा मुगल एम्परर का, उसने पीछे भी ऑप्शन दिया है आपको, मीर बख्शी वाला, वो भी मुगल पीरियड से रिलेट करता है, अकबर से रिलेट करता है। उससे जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा था वो भी मुगल पीरियड का था। तो इसका मतलब क्या है कि एक सेम पेपर में भी आपकी एक ही थीम से मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस सबको पता है कि जो आपकी इंडिविजुअल पोर्ट्रेट थी वो किसने करी थी, जहांगीर ने करी थी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक कंप्लीटली, अब उसने बोला है कंप्लीटली, पूरी तरीके से टेम्परेट में आता है, ऐसा नहीं है कि आधा पोर्शन आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसके लिए तो सबसे पहले कुछ लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे मानस है आपका कहाँ पे जाता है, असम में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाता है। नाम दफ़ा कहाँ पे जाता है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे गया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाता है। नेवरा वैली और वैली ऑफ फ्लावर। अब एक बात यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशंस की कहाँ पे आती है। क्योंकि अगर आप जाओगे ईस्टर्न हिमालयाज़ और वेस्टर्न हिमालय की तरफ, तो जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं वो आपकी, क्योंकि विषुवत रेखा यानी जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, उसके ज़्यादा नज़दीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है। और हिमालय जो वेस्ट में आते हैं आपके, वहाँ पे क्या होते हैं, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वही आपका जाएगा ना मतलब अल्पाइन वेजिटेशन में। क्योंकि टेम्परेट क्या होता है, सबसे पहले आपका इक्वेटोरियल रीजन आता है, फिर टेम्परेट रीजन आता है, उसके बाद पोलर रीजन आता है। तो बिल्कुल पोलर रीजन भी नहीं है। अब यहाँ से अगर आपको एनालाइज करना है तो यहाँ से एनालाइज करते हुए आपको क्या पता होना चाहिए कि टेम्परेट जो रीजन, टेम्परेट जोन है, सबसे पहले तो वो कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री फैला हुआ है। क्या विशेषताएं हैं, कौन से यहाँ पे ट्रीज़ मिलते हैं आपको, जैसे कि रोडेड्रॉन एक ट्री मिलता है जिसके बारे में यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। ओक वगैरह के ट्री यहाँ पे मिलते हैं, पाइन मिलती है, तो वो होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मिलने वाले ट्रीज़ की क्या क्या विशेषता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उन्होंने सवाना के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, उससे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछा था, तो अब वो टेम्परेट के बारे में पूछ लेगा। अब यहाँ पे उसने नेशनल पार्क पूछ लिया तो अगली बार वो आपको कुछ और दे देगा, वो पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अब सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इनकी मैंने बता दी, इसकी लोकेशन आप बताओ कि कहाँ पे है ये, और इसकी लोकेशन भी कहाँ पे है। वैसे उत्तराखंड में, पर कहाँ पे है बताओ, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है, ये कहाँ पे पड़ता है ये भी बताओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि नाम दफ़ा पाके यूपीएससी का बहुत बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मल्टीपल टाइम्स उसने ये ऑप्शंस दिए हैं,
21 जून को क्या होता है, सन क्या करता है, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द, अगर ये तो अपनी ज्योग्राफी भी बेसिक पढ़ा है तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो जाता है, क्योंकि 21 जून यानी समर सोलाइस्ट आता है, यानी जब आपका जो सूरज होता है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चमकता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो सूरज की तरफ होती है, और जो आपका सन है वो आर्टिक सर्कल से के नीचे बिलो, मतलब होरिजन से नीचे सेट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो देख लेते हैं कि आपने क्या है कि जब जितनी भी लास्ट वीडियोस हैं हमने जो चीज़ देखी है वो ये चीज़ नोट की है कि जो आपकी हिस्ट्री में जो जितने भी आंसर्स होते हैं उनमें जो आपके आंसर्स होते हैं ना, मोस्टली आंसर आपके निकल के आते हैं जिसमें आपके सिंगल ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लो ये वाले तो हमने ये देखा लिस्ट पॉसिबिलिटी होती है, बट ये क्या है कि आपका ना पेपर पे डिपेंड करता है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपके यहाँ पे जैसे ये वाला ऑप्शन आ जाता है आपका क्या, 1 and 3, ठीक है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री की बात हो रही है ये, ठीक है। हिस्ट्री में यहाँ पे ऑप्शन आ गया, उसके बाद देखो यहाँ पे भी हिस्ट्री में आता है 1 and 3, यहाँ पे भी हिस्ट्री में आता है 1 and 3। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या है कि अगर आपको बिल्कुल वो चीज़ है कि मेरे को एक भी नहीं पता है और मेरे को अटैम्प्ट करना है, तो फिर आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो किस पे जाओगे, आप मैक्सिमम पे पॉसिबिलिटी पे जाओगे, आप मिनिमम पे नहीं जाओगे, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन तक आई थिंक देख लिए हैं। हाँ, उसके बाद हम अगले 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब तक अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखिए, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी आपको 2024 के पेपर में आपका एप्टीट्यूड डेवलप करने में, और अभी से ही आपको PYQs के लिए अपना एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।